आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का क्लास 9th का जो हिंदी की किताब है जिसका नाम है स्पर्श और उसका चैप्टर जो 4 है जिन्होंने लिखा है धीरंजन मालवे इन्होंने लिखा है और इनका जो नाम है वह वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। ये धीरंजन मालवे ने लिखा है। तो इसके बारे में देखते हैं आज हम। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया है धीरंजन मालवे जी का, तो हम बाकी का छोड़ करके यहाँ से देखते हैं कि मालवे ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी। यानी इन्होंने इसके जो हम पढ़ रहे हैं इन्होंने ना कई सारे भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं और इनकी जो पुस्तक थी इसमें लिखा सारा ही है। इसमें विश्व विख्यात भारतीय वैज्ञानिक की पुस्तक है इनकी, इस किताब से ये लिया गया है ये जो चैप्टर है। तो जो प्रस्तुत पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। यानी जो हमारे आपने देखा होगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो वेंकट रामन थे। यही थे जो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे और ये कुल 11 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक और विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। यानी उन्हें इतना सारा पढ़ाई करी और छोटी सी उम्र में उनकी नौकरी भी लग गई भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद, जो उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1930 में मिला था, उसको पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। अब उन्होंने क्या लिखा ये देखते हैं। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था। यानी ब्रिटिश राज्य का एक तरफ से ये समझ लो उनका झंडा लहरा रहा था। तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। यानी उनका दीन, उसका जो भारत था गरीब देश यानी दीनहीन उस देश का, यहाँ पे वैसा गरीब नहीं है। यानी जो अभी गुलाम था, गुलाम देश का, अभी उसका झंडा भी नहीं है, पताका भी नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। अब चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये नाम ध्यान रख लेना है, पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रामन, भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। यानी वो भारत में विज्ञान की उन्नति के बहुत चाहते थे कि भारत वैज्ञानिक की तरीके से उन्नति करे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र यानी महात्मा गांधी से मिला है जो इस समय जेल में है। यानी उनके जो मित्र थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी करता है। अब इस पाठ में हम इनकी जो संघर्ष में जीवन यात्रा है उसको देखेंगे और देखेंगे कि एक मेधावी छात्र से वो कैसे एक महान वैज्ञानिक बन गए। यहाँ से शुरू करते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं। यानी विशाल समुद्र को देखते आ रहे हैं उसको भी, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। 1921 की बात आ रही है। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभास में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यानी ये बताया जा रहा है कि जो रामन थे एक भावुक प्रकृति प्रेमी तो थे ही थे, लेकिन एक वैज्ञानिक भी थे जिनकी वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी बहुत तगड़ी वाली थी, सशक्त थी। ये दोनों थे। अब यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? ये जैसे कि वो उसने न्यूटन ने बोला था कि ये पेड़ से फल नीचे ही क्यों आया, ठीक है, ऊपर भी तो जा सकता था। या जो जो सेब गिरा वो पृथ्वी को
पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरा, पृथ्वी भी तो उसकी तरफ आ सकती थी। तो ये सवाल थे, इससे पहले कोई नहीं सोच पाया था। तो इसी तरीके के जो सवाल इन्होंने सोचना शुरू किया कि समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों होता है। तो रामन ने भी ऐसे ही सवाल उनके मन में उठने लगे। कुछ और क्यों नहीं, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्व विख्यात बन गए। जैसे ही उन्होंने सवाल मिला वो क्या बन गए, विश्व विख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में, 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। यह याद रख लेना, तमिलनाडु में हुआ था उनका जन्म। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। यानी जब पढ़ाते हैं तो गणित और भौतिकी में बहुत ज़्यादा तेज भी होंगे। गणित का मतलब मैथ और फिजिक्स में, मैथ और फिजिक्स में वो बहुत अच्छे थे। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। यानी इसी दो विषयों का ज्ञान था जिन्होंने उसे क्या बना दिया, जगत प्रसिद्ध बना दिया, हर जगत में जानने लगे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले BABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। उन्होंने पढ़ाई के बारे में बताया है कि पहले यहाँ से कॉलेज से तिरुचिरापल्ली से किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से किया। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। BA और MA में हासिल किए थे। BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और इस दोनों में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। शोध कार्य का मतलब अनुसंधान। जब किसी भी विषय पर हम गहराई से सोचते हैं और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसे शोध कार्य बोला जाता है, अनुसंधान बोला जाता है। और उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। ये एक मैगजीन है, फिलोसॉफिकल मैगजीन, उसमें प्रकाशित हुआ। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें। उनकी दिली इच्छा क्या थी कि वो सारा जीवन अपना इन्हीं शोध कार्यों में बिता दें। जैसे कि आपने 3 इडियट्स में देखी होगी, रणछोड़ दास, वो तो उन्होंने भी जो किए थे शोध कार्य, वो ऐसे ही शोध कार्य की बात की जा रही है यहाँ पर। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरा समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। यानी वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ताकि अपना काम पूरे पूरे दिन अपने एक करियर के रूप में अपना सकें। यानी टेक्नोलॉजी की कमी थी। अब प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। यहाँ पर जो छात्र थे वो कैसी नौकरी, सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। अब पूछा जा सकता है वो किसके अफसर बने थे, वित्त विभाग में अफसर बने थे। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। अब यहाँ पर सर चंद्रशेखर वेंकट रामन का ये फोटो दिखाया गया है, इन्हें देख लेना। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। स्वाभाविक रुझान मतलब जो उनकी दिलचस्पी थी प्रश्न ढूंढने की और अनुसंधान करने की, उस रुझान को भी बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। कहाँ पर आए थे वो, बहू बाजार, नाम ध्यान रखना, बहू बाजार। और जहाँ पर क्या था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यहाँ के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने खड़ा किया था। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस किसने खड़ी करी थी, किसने बनाई थी? तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बनाई थी। और इनसे बाद में कौन जुड़ गए थे? बाद में जुड़ गए थे वेंकट रामन। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। ये इसका उद्देश्य था, एम था उसका। और अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। साधन जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे, रिसोर्सेस इनके पास नहीं थे। किसी भी काम को करने के लिए जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसे साधन बोलते हैं, तो इनके पास ये नहीं थे। जैसे कि पैसा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब का अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। काम चलाऊ उपकरण कहते भाई चला लो, जुगाड़ कर लो वैसे वाला, तो इसमें शोध कार्य करते रहे। यह अपने आप में एक आधुनिक हटयोग का उदाहरण था, आधुनिक हटयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद
बहुबाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध करने का प्रयास करता। इसी को बोला गया है आधुनिक हठयोग। यानी आपके पास साधन नहीं है, कुछ भी आपके पास औजार नहीं है, आपके पास वो सामान नहीं है जिससे आप अपना काम कर सकते हो, तब भी आप लगे पड़े हो, तो यही होता है आधुनिक हठयोग। और इसमें भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे थे इस मामूली से प्रयोगशाला में। तो ऐसा काम बहुत कम ही लोग करते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप उसमें लगे रहते हो कि हाँ नहीं, जो भी चीज़ हमारे पास है उससे ही हम अपना काम चला लेंगे और हम वो अपना काम करके दिखाएंगे। तो यही है आधुनिक हठयोग। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए। वाद्य यंत्र तो पता ही होगा, गाने बजाने वाले यंत्र जो होते हैं वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने दूसरा सवाल ले लिया। अभी एक सवाल इनके जो पहला आया था वो था, अभी हमने इस बुक में देखा कि समुद्र का पानी जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। अब दूसरा, जो वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि होती है वो कैसे निकलती है, तो उसके जो रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य हैं, उसको देखना चाहते थे वो। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि उन्होंने किस किन वाद्य यंत्रों पर काम किया, तो वायलिन, चेलो, पियानो, वीणा, तानपुरा और मृदंगम, ये सब 6 प्रकार के यहाँ पर वाद्य यंत्र दिखाए गए, बताए गए हैं। तो उन पर उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, वैज्ञानिक सिद्धांत वो होते हैं जिन्हें हमें अभी प्रूफ नहीं किया होता है या प्रूफ भी हो चुके होते हैं, लेकिन सिद्धांत होता है, थ्योरी होती है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो इसे कहते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। अब उन्होंने जो ये इनको कंपैरिजन किया, विदेशी और देशी को कंपैरिजन करके, क्योंकि जो विदेशी जो लोग होते थे, पश्चिमी देश होते थे, वो हमेशा से ये ना, जो पूर्व के देश हैं जैसे कि भारत के देश हैं, उनकी उन्नति को हमेशा घटिया बोलते हैं। तो इसमें जो इनकी जो उन्नति हो रही थी, जैसे वाद्य यंत्रों में भी इनको बोला जाता था कि भाई जो आपके जो वाद्य यंत्र हैं, आपकी सारी चीज़ बेकार है। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, उसमें बोलता है कि भाई आपकी जो एक पूरी लाइब्रेरी है ना, हमारी एक किताब के बराबर भी नहीं है, समझे। यानी आपका जितना भी पूरा पूर्व का जो ज्ञान है, भारत का जितना भी ज्ञान है, वो हमारे जो अमेरिका में या फिर पश्चिमी देशों में, ब्रिटेन में एक किताब रखी हुई है, उसके बराबर की है। तो ऐसे वो हमेशा बस नीचा दिखाते थे। तो ऐसा ही उन्होंने इस चीज़ को लिए में भी नीचा दिखाया कि भाई आपके जो वाद्य यंत्र हैं वो बहुत बेकार है। तो इस चीज़ को तोड़ा किसने? इसको तोड़ा रामन ने। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय जो वाद्य यंत्र थे वो विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। अब वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया। जो कंपन होता है, हमने पढ़ा था साइंस में कि ध्वनि कैसे कैसे बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, तो यही है वाइब्रेशन। तो वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे, कंपन का मतलब वाइब्रेशन के पीछे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया। ये वाला नहीं है वो कैसे गणित है, ये बस एक कहने वाली बात है कि भाई इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, कैसे निकलती है ध्वनि, तो उस पर अच्छा काम किया और अपने शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। अब ये एक शिक्षा शास्त्री हैं। एक और नाम आपके पास आ गया, सर आशुतोष मुखर्जी। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। अब जब कलकत्ता विश्वविद्यालय था तब उसमें ये नया नया ही पद सृजित किया था प्रोफेसर का, और ये पद किसको मिल गया? रामन को मिल गया। अब रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। उस जमाने के हिसाब से वो किस पे थे? अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पे थे, यानी बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे, जो सबसे ऊंचा माना जाता था। अब जिसके साथ मोटी तनख्वाह और उनकी सुविधाएं जुड़ी हुई थी। मोटी तनख्वाह मतलब उन्हें बहुत इनकम भी बहुत होती थी और उनके साथ साथ कुछ सुविधाएं भी मिलती थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। अब रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। बताओ, उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। अब उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।
यही चीज़ है जो हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि आपको सुख सुविधाएं नहीं देखनी, आपको अपना जो आप चाहते हो सरस्वती, यानी जो आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, आपको उसके पीछे भागना चाहिए। तो इन्होंने भी सरस्वती की जो साधना थी वो सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अब उनका माहौल भी वैसा ही मिल गया शैक्षणिक वाला, ना उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो अब उन वो सारा काम जो कॉलेज में भी यही करते थे, वो अध्ययन, अध्यापन और अपने जो फ्री टाइम में भी शोध वगैरह करते थे। तो उनका सारा एक सेम सेम रूटीन हो गया। तो 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल लेने लगा, यानी उनके मन में उठने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। यही है रमन प्रभाव। रामन प्रभाव जो हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि रामन प्रभाव क्या है और ये कहाँ से आया था। ये जब इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बता दी गई है कि जब वो समुद्र यात्रा पर गए थे और जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर थे, तो जब वो समुद्र की यात्रा पर गए थे और जब उनके मन में सवाल आया था कि नीला रंग क्या की वजह क्या है, तो जब उन्होंने इसका आंसर ढूंढ लिया तो इसी का नाम पड़ गया रामन प्रभाव। यानी समुद्र का जो नीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, रामन प्रभाव की वजह से होता है। अभी रामन प्रभाव क्या है यह हमें आगे पता चलेगा। रामन ने अनेक ठोस द्रव्यों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अनेक ठोस द्रव्यों और तरल पदार्थों पर, ठोस द्रव्य मतलब होता है ठोस सॉलिड, और क्रिस्टल, द्रव्य का मतलब होता है क्रिस्टल। तो सॉलिड जो क्रिस्टल थे और तरल पदार्थ थे जो लिक्विड मटेरियल था, उन पर उन्होंने प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। यानी यहाँ पर सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया, इन दोनों पर ही, जितने सॉलिड जो क्रिस्टल थे उन दोनों पर ही इन्होंने क्या किया, किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, दोनों से बता रहा है, किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ यानी क्रिस्टलीय जो मैटर होता है उससे गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। उसके वर्ण में क्या आ जाता है, परिवर्तन। वर्ण का मतलब उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो जब भी आप ध्यान से सुनना फिर से, उन्होंने बताया कि जब प्रकाश गुजरता है, सीधा से देखो, जब लाइट किसी पे पड़ती है, सॉलिड पर और या फिर किसी पे भी लिक्विड पर पड़ेगी, तो जब वो गुजरती है वहाँ से, तो गुजरने के बाद क्या होता है, जो जिससे वो गुजर रही है, यानी जो तरल पदार्थ या ठोस है, सॉलिड या लिक्विड है, तो उसका जो रंग होगा, वर्ण का मतलब है रंग, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। वजह यह होती है कि, अब इसकी वजह क्या होती है बता रहे हैं, वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्गीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्गीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्गीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका जो रंग होता है परिवर्तित हो जाता है। हम इसे फिर से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक को। इसमें बोला गया है कि ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जब एक वर्गीय प्रकाश की जो किरण होती है, जो किरण के जो फोटोन होते हैं, यानी एक तरह से उसके जो कण होते हैं प्रकाश के, वो जब तरल या ठोस रवे पर पड़ते हैं, यानी जो लिक्विड या फिर सॉलिड और उसके क्रिस्टल पे पड़ते हैं, उससे गुजरते हैं, तब इनके अणुओं से टकराते हैं, यानी जो सॉलिड और लिक्विड के अणुओं से टकरा रहे हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो इस टकराव के जो परिणाम स्वरूप, इसके जब बाद में क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंक खो देते हैं, यानी जो उससे जो एनर्जी होती है या तो वो उससे रिलीज हो जाती है, या कुछ वो पा लेते हैं, या कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। और दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, प्रकाश के जो रंग होता है, वर्ण होता है, उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा प्रकाश पर जाते हैं अपने, इसमें देखते हैं क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसे समझोगे आप तभी वो समझ में आएगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो वेवलेंथ जो होता है वो वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रोस ऑफ द लाइट वेव। यानी जब दो, एक ऐसा जो क्रेस्ट होता है, यानी कुछ ऐसा बना होता है
इसका। और जो थ्रोस होगा, अब इसका मतलब क्या होता है, अ लो एरिया और पॉइंट बिटवीन टू हायर एरियाज। कोई लो एरिया या पॉइंट है बिटवीन टू हायर एरियाज, यानी यहाँ पर अगर दो हायर एरिया हैं तो उसके बीच में जो लोअर एरिया होगा तो उस वाले को बोला जाता है थ्रो, यानी गर्त। हिंदी में से गर्त बोलते हैं। और इसे क्रिस्ट, आपने उसके मुर्गे की कलगी देखी होगी, वैसा ही होता है ये। इन दोनों के बीच की जो सक्सेसिव जो डिस्टेंस होता है उसको बोला बोला जाता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होता है एक तरीके से इन दोनों के बीच का। अब इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर, और ये ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ये लैम्डा है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन आइदर वन क्रेस्ट और थ्रो ऑफ वन वेव एंड द अदर नेक्स्ट वेव इज नोन एज द वेवलेंथ। तो इन दोनों के बीच की जो एक वेव से दूसरे वेव के जो बीच की दूरी होती है उसी को वेवलेंथ बोला जाता है। अब व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो हमें लाइट दिखाई देती है वो क्या होता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऑब्जर्वेबल रीजन होता है वही होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विच इज विजिबल टू ह्यूमन आई, जो कि ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है बिना, अगर ये वाला, अगर जिसे हम ह्यूमन आई, हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो देख सकती है तो उसी को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो दिखाई देने वाला होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज, जो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम द इंफ्रारेड रीजन टू द यूवी रीजन। कहाँ से होती है, इंफ्रारेड रीजन से अल्ट्रावायलेट रेंज के बीच में होती है। यानी जो विजिबल लाइट होती है वो किसके बीच में होती है, वो होती है सिर्फ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के जो बीच में होती है वही विजिबल होती है। द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट द लाइट स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स, यानी जिसे वॉयलेट में आता है, टू अबाउट 700 नैनोमीटर्स, जो कि रेड है। इनके बीच में ही लाइट को कैप्चर कर पाती है हमारी आइस। अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज टू कैप्चर फ्रॉम द आई ह्यूमन आई एंड आर आउट ऑफ बायोलॉजिकल लिमिटेशन। ये इससे अलग है, ये नहीं कैच कर सकती। तो अभी हमने यहाँ पर देखा जो विजिबल लाइट होती है, स्पेक्ट्रम होता है, उसकी रेंज कहाँ से होती है, फ्रॉम द इंफ्रारेड रीजन टू द यूवी रेन रीजन। इंफ्रारेड रीजन से यूवी रीजन तक होती है। तो यहाँ पर है हमारा, यह है अल्ट्रावायलेट रेस और ये रहे इंफ्रा रेड्स। इन दोनों के बीच के जो रीजन को होता है उसे ही बोलते हैं विजिबल लाइट। इन दोनों के बीच का ही रीजन को विजिबल लाइट हम बोलते हैं, और इसी में ही सारी लाइट होती हैं। ये रही हमारी वेवलेंथ, और यहाँ पर राइट हैंड पर लो एनर्जी हो जाती है और लेफ्ट हैंड पर हाई एनर्जी हो जाती है। और जो हमारी जो इस हम जो आंखें हमारी देख नहीं सकती वो होती हैं गामा, एक्सरे और रडार वाली एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव और एएम, ये वाली हम नहीं देख सकते। तो हम कौन सी देख सकते हैं, सिर्फ 400 से 700 जो नैनोमीटर वाली होती हैं उन्हीं को देख सकते हैं, और 400 जो है हमारी वॉयलेट है और 700 जो है हमारी रेड है। वी कैन सी दीज वेव्स एज द कलर्स ऑफ द रेनबो। हम इस वेव लेंथ को ना रेनबो के कलर के उसमें भी देख सकते हैं, के हिसाब, जो रेनबो के कलर होते हैं उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। वेयर ईच कलर इंक्लूड्स अ डिफरेंट वेवलेंथ, जहाँ पर एक जो हर कलर होता है वो क्या है, एक अलग वेवलेंथ को दिखाता है। इन द विजिबल लाइट वी कैन आल्सो सी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर द कॉर्निया। हम विजिबल लाइट में ना हम इसके सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी देख सकते हैं। जैसे ये सन है, सन के बस आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कॉर्निया बोला जाता है, कोरोना, कॉर्निया नहीं कोरोना बोला जाता है। तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये रहा ग्लास प्रिज्म, जैसे कि आता है, ये वेवलेंथ आ रही है एक, और यहाँ से ये बट गई, पहले रेड हो गई, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, यही था। वॉयलेट से लेकर रेड तक हम देख सकते हैं। तो यही 7 जो रेनबो के रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं को हम देख सकते हैं। और ये किसके बीच में होते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं, वो होता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में। हम इन दोनों के बीच वाले रंगों, इस दोनों के बीच में ही हम इन रंगों को देख सकते हैं और किसी में नहीं देख सकते। तो अब आपको पता ही चल गया होगा वो क्या कह रहे थे। तो यही है, एक वर्गीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा को कुछ अंश खो देते हैं या कुछ पा लेते हैं, समझे।
और दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्गीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी, जो अभी हमने देखा, बैंगनी के प्रकाश में होती है। एक वर्गीय प्रकाश की जो किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? बैंगनी में होती है, इसी में ही। ये रहा वॉयलेट, इस वॉयलेट में होती है सबसे अधिक ऊर्जा, और सबसे कम किसमें होती है? रेड में होती है। और लाल बैंगनी रंग प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद आता है नीला, फिर आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल आता है। इस प्रकार लाल वर्गीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है, और एक वर्गीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। जैसी ऊर्जा वो जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्व होगी, या फिर एनर्जी या फिर उसकी लॉस्ट होगी, उसी हिसाब से उसका रंग भी बदलता चला जाएगा। तो यही चीज़ थी पूरी रमन प्रभाव। इसी को रमन प्रभाव कहते हैं, रमन इफेक्ट बोला जाता है। आप साइंस में भी इसे पढ़ोगे। अब रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। जो भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में क्या था? एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ, इसका जो परिणाम था खोज का, यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। यानी जो प्रकाश की जो प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन ने जो भी बोला था, उनके जो विचार थे, उनका प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन ने जो बोला था वो थ्योरी थी। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में किसने बनाया? हमारे रमन साहब ने बनाया था। अब आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। अति सूक्ष्म कणों जो बिल्कुल फोटोन प्रोटोन होते हैं, वो उनकी कणों की एक तीव्र धारा होती है, ये उनके समान होते हैं। ये कोई ही एक तरंग नहीं होती। प्रकाश को पहले तरंग मानते थे आइंस्टाइन से पहले वाले। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। किससे की? बुलेट से की, और इसे क्या दिया? फोटोन नाम दिया। अब रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। अब जो आइंस्टाइन ने जो दिया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रूफ दे दिया कि भाई जो आइंस्टाइन ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। अब क्योंकि एक वर्गीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। क्या था? क्योंकि एक वर्गीय जो प्रकाश के वर्ण में जो परिवर्तन हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, वो साफ तौर पर यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण जो होती है वो तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। और ये जो हमने प्रिज्म वाला देखा था अभी, इसी को ही बता रहा है कि जैसे एक तरंग जाती है और यहाँ से ये परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या बताता है कि तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। बहुत तेजी से कण होते हैं जो चलते हुए चले जाते हैं, इसके रूप में देखा जाता है उसे। अब रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। जो पदार्थों की जो एटम और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु का मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स की आंतरिक संरचना, जो उसके अंदर की संरचना, इसका अध्ययन जो था वो सहज हो गया। ये पदार्थों का जो मैटर था, उसका एटम और मॉलिक्यूल्स की जो आंतरिक संरचना थी, उसके अंदर क्या क्या है, उसकी संरचना को जो अध्ययन था, स्टडी थी, वो स्टडी करना अब आसान हो गया। अब पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। पहले इस काम के लिए किसका सहारा लिया जाता था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाने लगा। पहले किसका सहारा लिया जाता था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेकिन अब बाद में किसका प्रयोग किया जाने लगा? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारे हमें ना परिणाम देख रहे हैं कि इसके जो जो परिणाम निकले थे इस खोज के, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्गीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं, जब भी अणु और परमाणु आए, इसका मतलब है एटम और मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो संरचना की सटीक जानकारी देती है। यानी हमें पता चल गया कि भाई परमाणु और अणु कैसे बने हैं। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और उनके उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। कृत्रिम रूप से निर्माण होता है, अब आप उसे प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता था। रामन प्रभाव की खोज ने, जो हमने पढ़ा पूरा रामन प्रभाव था, इसकी खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो
जैसे झड़ी सी लगी रही। यानी अब इसमें जो ये इस खोज की वजह से ये ना विश्व के जो सबसे हाईएस्ट जो वैज्ञानिक थे उनमें आ गए, साइंटिस्ट में आ गए, और इनको सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। जो 1924 में रॉयल सोसाइटी थी एक, उसकी उन्होंने उनको भी उसकी सदस्यता मिल गई। अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये कैसे मिली। अगर वो सरकारी काम जॉब पे लगे रहते तो ये मुश्किल होता उनके लिए, लेकिन जब वो अपने सारे जितने भी उन्होंने सुख सुविधाएं थी जो वो छोड़ दी और कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, वहाँ इन्होंने अपना अध्ययन किया, और तब इन्हें नई कितना सारा कुछ सम्मान और पुरस्कार वगैरह मिले। या ये हमें सीख देता है कि भाई आप है ना पैसों के पीछे मत भागो, अपना काम करो, जिससे आपको और ज़्यादा सम्मान वगैरह मिलेगा। और वो जो आप काम करोगे उससे ही आपकी ख्याति अपने आप बढ़ जाएगी। तो रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी मिल गई उन्हें। अब 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ये जो सर की उपाधि है, जो आज टीचर वगैरह बोलते हैं सर सर, वो कोई सर नहीं होते। सर की उपाधि तो बहुत बड़ी उपाधि है, समझे। ये तब उपाधि दी जाती थी। अब ठीक अगले साल ही ऐसे ही उपाधि राजा राम मोहन रॉय को भी दी गई थी, सर राजा राम मोहन रॉय। अब ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्हें अगले साल विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो हमने देखा था अभी पीछे, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे कि रोम का मैथ्यूस्की पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। ये सारे पदक भी उन्हें पुरस्कार मिले थे। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में इन्हें हमारे जो देश का सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया, और वो सर्वोच्च सम्मान बोला जाता है भारत रत्न, यानी वो भारत के रत्न है, उनसे भी सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जो कि हमने पहले ही देख लिया है, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अभी तक नहीं मिल पाया है ऐसा। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने? एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया, यानी भारतीय जो चेतना थी उसको बढ़ावा दिया कि भाई आप जगो और आप भी ये सारे काम कर सकते हो। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा है। भारतीय संस्कृति से, जो हमारे इंडियन कल्चर है, उससे हमेशा उनको गहरा लगाव रहा था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, यानी कभी भी छोड़ा नहीं, उसे हमेशा बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। हमने देखा वो टोट टोट पगड़ी वगैरह पहनते हैं, जैसा फोटो में देखा था, तो उन्होंने पहनावे को अपना नहीं बदला, और ये जो पहनावा हमारी संस्कृति को ही दिखाता है। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए, तो अब ये भी ध्यान रखना उन्हें नोबेल पुरस्कार कहाँ पर मिला था? स्टॉकहोम में मिला था। तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया, तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें उद्वेलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? यानी इसमें बताया जा रहा है कि जब उन्होंने उसमें शराब के कट्टर विरोधी थे, वो नहीं पीते थे अल्कोहल, लेकिन जो समाज था, पश्चिमी समाज था, वो शराब वगैरह अल्कोहल बहुत पीता था। तो वो से एक जैसे यहाँ मिरिंडा पेप्सी खुल जाती है, वहाँ अल्कोहल खुल जाती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने तो नहीं पिया, लेकिन उस पर उन्होंने अपना प्रभाव का प्रदर्शन कर दिया, उस पर दिखा दिया भाई ऐसे ऐसे होता है। तो जब एक आयोजक था, जब उन्होंने मना कर दिया कि वो शराब नहीं पियेंगे, रामन नहीं पियेंगे, तो जो एक आयोजक था उन्होंने उसका प्रयास किया, यानी मजाक उड़ाते हुए उनसे बोला कि जब रामन ने जो अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया, तब उन्होंने उन्होंने जो हमारे इसका है ना, वो एक हंसी उड़ाई थी, एक इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया, उसके लिए मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि रमन पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ये है ना, उस पर कटाक्ष कर रहे थे, उसे एक तरह से बेइज्जती करने वाला कर रहे थे भी, हमारे अल्कोहल का इन्होंने मजाक उड़ाया, अब हम देखते हैं हमारा अल्कोहल इन पर क्या प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से उसने ये बोला था कि ऐसा परहेज क्यों कर रहे हो आप। तो रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, यानी बता रहे हैं कि बस वो एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक
राष्ट्रीय नेता भी थे, राष्ट्रीय चेतना भी थी उनके अंदर, और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। वो चाहते थे कि हमारा देश इसमें आगे बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़े और वैज्ञानिक चिंतन में भी आगे बढ़े। उन्हें अपनी शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरण के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बंगलौर में स्थित है। अब उन्होंने बंगलौर में अपने जितने भी कठिनाइयाँ उन्होंने देखी थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने देश में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बंगलौर में की थी। अब और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। वो अभी भी जानी जाती है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। अब भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिकल नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। एक मैगजीन निकाली उन्होंने, जिसमें सारे शोध वगैरह जितने भी शोध होते थे वो उसमें छपते थे। तो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका भी की थी, जहाँ पे जितने भी शोध वगैरह होते थे वो उसमें मैगजीन में छपते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जितने भी जो स्टूडेंट थे, जो ये सारे थीसिस वगैरह लिख रहे थे और शोध कर रहे थे, उस सभी का उन्होंने मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। यानी उन्हीं के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी ऐसे आगे चलकर बहुत नाम कमाया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। किसका संपादन करते थे? करंट साइंस ना एक पत्रिका है, उसका भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो नेचर था, उसके प्रकाश से भी उन्होंने ना पूरे देश को पूरा उजालित कर दिया, आलोकित कर दिया। यानी पूरे जो अंधेरे में था उसको उसमें रोशनी का काम किया उन्होंने। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई, और वो 82 वर्ष की आयु में हमें अलविदा कह गए। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि से साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमेशा ही यह संदेश दिया है कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। और मतलब उनका ये संदेश था, क्या संदेश था, कि जो हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कि आपकी अब साइंस की किताब होती है, 6 से 10वीं 12वीं जितनी भी साइंस की बुक हैं वो होती है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसमें अपने आसपास का जितना भी कुछ हो रहा है उसी के बारे में बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एवो परेशानी ले लीजिए, पानी सूख जाता है तो ऐसा क्यों होता है, ये बताया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब ये तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता है, लेकिन जब पता नहीं था तब कैसे था? तो यही कह रहे हैं कि जब नहीं पता होता तो उसके बारे में सोचो। जितनी भी जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनके लिए एक दृष्टि अपनाओ, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि बोला गया है। लेकिन आजकल के बच्चे बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं, वो क्या वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएंगे? उनका तो दिमाग ही चलाओ, तुम उसमें झटके दे दो तब दिमाग चालू ना हो उनका, तो बस फ़ोन में रील्स देखते रहते हैं, उनके तो बस अंगूठे लंबे हो जाएंगे। और एक स्टूडेंट है हर्ष नाम का, मेरा ही स्टूडेंट है, वो भी बहुत रील्स देखता है। अब वो भी ये वीडियो देखेगा तब उसे पता चलेगा कि अपना दिमाग चलाना कितना ज़रूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। ठीक है, उन्होंने इसके भी वैज्ञानिक सारे सिद्धांत खोज निकाले कि कैसे रंग क्यों है ऐसा, सुरताल क्यों अलग कैसे बजता है, किरणों कैसे अलग होती हैं। ये सारे उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत ही खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामायण के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बारे में छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। जितने भी वैज्ञानिक रहस्य हैं प्रकृति में बीच में छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालना है। तो ये हमारा होता है पाठ खत्म। अब इसमें सारे कठिन शब्द भी दे रखे हैं। नील वर्गीय यानी नीले रंग का, असंख्य यानी अनगिनत होता है, आभा का मतलब चमक। ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी है, आभा कोचिंग इंस्टीट्यूट, आभा। और मैं हमेशा से बताता हूँ, मैंने आभा इसलिए रखा क्योंकि आभा का मतलब चमक होता है। और जितने भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो चमके, सूरज की तरह चमके। किसी दिन मेरा हर्ष भी चमकेगा। हर्ष मतलब मेरे स्टूडेंट का नाम है। अब जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, विश्वविख्यात, संसार की प्रसिद्धि। ये सब आप देख लेना, ये मैंने अच्छे से समझा दिए हैं आपको। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा ठोस रवे क्या है, बिल्लोर क्या है, मड़ीब क्या है, ऐसे बस ये समझ लेना क्रिस्टल है ये इंग्लिश में।
फोटोन प्रकाश का एक अंश होता है। फोटोन एक वर्गीय एक रंग का होता है। ऊर्जा बताइए, एनर्जी आपको। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान। ठीक है। आणविक मतलब अणु, परमाणविक परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल्स परमाणु मॉलिक्यूल्स, सब हमने देख लिया। नोबेल पुरस्कार, इसका देख लेना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता अल्फ्रेड नोबल हैं। जो ये जन्मदाता हैं वो कौन है? अल्फ्रेड नोबल। और इनका जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन स्टॉकहोम नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए ये स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल सन 1866 में विध्वंसकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने किसका किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने विध्वंसकारी डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। जो डायनामाइट आजकल हम गेम्स वगैरह में देखते हैं, मूव्स वगैरह में देखते हैं, वो इन्होंने ही बनाया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम सन 1901 में दिया गया था। इस पुरस्कार को जो सबसे पहले दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। ये हमारी किताब होती है ख़त्म। रामायण प्रभाव, हमारे रामन सर जी, चंद्रशेखर वेंकट रामन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।